नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट, और ऐसे में सिलेंडर ब्लास्ट में 25 लोगों की मौत और ज़्यादातर जान दम घुटने से गई है। पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही पीएम मोदी और सीएम गोवा के सीएम ने भी बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की घोषणा की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग लग गई है और ऐसे में 25 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड ने दिल दहला दिया है। गोवा के एक गांव में आधी रात को मौत ने तांडव किया और किसे पता था कि नाइट क्लब में शनिवार की रात 25 लोगों की आखिरी रात होगी। नाइट क्लब में लोग एंजॉय करने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में नॉर्थ गोवा के अपोरा क्षेत्र में देर रात एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गोवा नाइट क्लब के ज़्यादातर मृतक नाइट क्लब के स्टाफ ही थे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इस अग्निकांड के जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि ज़्यादातर लोगों की मौत आग से जलने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। एक और वीडियो जारी किया गया है जिसमें आग बुझाने के बाद से नाइट क्लब की इमारतों के जले हुए हिस्से नजर आ रहे हैं। बता दें कि इमारत की खिड़कियां, दरवाजे और साथ ही कई हिस्से बुरी तरह से जल चुके हैं और जो इमारत है वो जलकर राख हो चुकी है। ऐसे में गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत, उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने कहा है कि हादसे की विस्तृत जांच होगी और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा। गोवा क्लब हादसे में पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बड़ी जानकारी निकलकर गोवा से आ रही है जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट होने से 25 लोगों की जान चली गई है और ऐसे में अब मुआवजे का ऐलान किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गोवा से खबर निकलकर सामने आ रही है और इसके बाद से पीएम मोदी ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। गोवा के जो सीएम है उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि इमारतों की जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। तस्वीरें बयां कर रही है कि कितना भयावह ये घटना थी और ऐसे में गोवा के मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा लिया है और ये ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है और मुआवजे का ऐलान भी किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना भयावह ये अग्निकांड था और इस अग्निकांड ने 25 लोगों की जिंदगी ले ली है। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोवा के सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया है और इसके साथ ही जांच का भी ऐलान किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इंडिगो संकट अभी भी बरकरार है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इंडिगो आज रात तक कैंसिलेशन के पैसे लौटाएगी और इंडिगो सीईओ के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इंडिगो की फ्लाइट संकट ने अब बड़े रूप ले लिया है और ऐसे में देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कर दी है। इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइटें रद्द होने से देश भर में अफरा तफरी का माहौल है। यात्रियों को सबसे बड़ी परेशानी टिकट रिफंड और साथ ही वैकल्पिक यात्रा को मिल रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस स्थिति को गंभीरता से मानते हुए अब सख्त रुख किया है। सरकार ने इंडिगो को आदेश दिया है कि सभी कैंसिल या फिर डिस्टर्ब हुए उड़ानों को टिकटों का रिफंड आज शाम 8 बजे तक पूरा किया जाए। किसी भी यात्री से रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। जिन पैसेंजरों का बैगेज मिस हो गया है, फ्लाइट रद्द होने से अलग रह गई है, उन्हें वो सामान अगले 48 घंटे में वापस मिलना चाहिए। एयरलाइंस की व्यापक उड़ानें रद्द होने और साथ ही अतिरिक्त भीड़ के कारण यात्रियों को हो रही परेशानियों के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम भी उठाया है। व्यापक मांग के बाद से रेलवे ने यात्रियों को सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अगले 3 दिनों में कई जोनों में कई रेलवे गाड़ियों को सहायता शुरू कर दी है और ऐसे में ये पहल रेलवे यात्रियों को बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में भी मदद करेगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को लेह में एक महत्वपूर्ण सुरंग का उद्घाटन करेंगे।
11 बजे सुरंग का ई उद्घाटन किया जाएगा और प्रारंभ में राजनाथ सिंह का सेवक जाकर परियोजना का भौतिक रूप से उद्घाटन करने का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन खराब मौसम की स्थिति के कारण इस कार्यक्रम को ले स्थित रिचेन ऑडिटोरियम हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया और लगभग 982 मीटर लंबी ये सुरंग क्षेत्र के लिए एक प्रमुख विकास परियोजनाएं मानी जा रही हैं। अधिकारियों के अनुसार ये सुरंग सेना के जवानों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों की आवाजाही को भी काफी हद तक आसान बनाएगी और ये क्षेत्र लंबे समय से मानसून के दौरान भूस्खलन की समस्याओं से प्रभावित रहा है, जिससे यहाँ पर पहुंचना अक्सर कठिन हो जाता था। सुरंग के उद्घाटन के बाद से अग्रिम चौकियां और साथ ही आसपास के गांव तक साल भर सुचारू और निर्धारित संपर्क भी हो सकेगा। रक्षा मंत्री और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमा सड़क संगठन की ओर से निर्मित कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केवल लद्दाख में ही लगभग 41 नई परियोजनाओं का ई उद्घाटन किया जाना है, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क सुदृढ़ करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बता दें कि 920 मीटर लंबी ये टनल है और ऐसे में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। लेह और लद्दाख में रहने वाले लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी इस उद्घाटन से। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ये एक तरह का तोहफा है और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उद्घाटन करने वाले हैं। बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, बड़ा तोहफा माना जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल में मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है और ऐसे में सस्पेंड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद की नींव रखने की पृष्ठभूमि में बीजेपी और साथ ही यहाँ पर बीजेपी के नेता और उनके पार्टी के विंग ने अयोध्या के रामलला मंदिर की तरह नया मंदिर बनवाने के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। ऐसे में मुर्शिदाबाद के बीजेपी नेता साखोरवो सरकार ने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि 6 दिसंबर को हम राम मंदिर स्थापना के सारे अनुष्ठान करेंगे। इसके साथ ही ब्रह्मपुरा में भी हमने अयोध्या के रामलला मंदिर की तरह ही मंदिर बनवाने का निर्णय लिया और ये राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर शिला और प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि मंदिर बहुत ही विशाल होगा और इसमें एक अस्पताल और एक स्कूल भी होगा। और इसी बीच निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए नींव रखी है। उन्होंने उपासना स्थलों को बनवाने के लिए भी संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि वो कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर सकते। जैसे कोई भी मंदिर या फिर चर्च बना सकता है, वैसे ही मैं भी यहाँ पर बना सकता हूँ। भारतीय संविधान के आर्टिकल 26 के मुताबिक हर धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और परोपकारी उद्देश्य के साथ ही संस्थाओं और स्थापितों के साथ ही इसको संचालित करने में मौलिक अधिकार है, जो कि सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता का अधीन है। ऐसे में यहाँ पर अब एक तरफ जहाँ पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, तो अब उसी के आधार पर अब ये भी कहा जा रहा है कि अयोध्या मंदिर का भी निर्माण होगा, राम मंदिर का निर्माण होगा। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप जी हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं कि एक तरफ बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, एक तरफ। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। धन्यवाद अनिता जी। पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है, एक तरफ जहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, एक तरफ रामलला की पूजा हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से लगातार ये खबर सुर्खियों में है कि वहां पर जो टीएमसी के पूर्व विधायक हैं हुमायूं, वो वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं। उन्हें 6 दिसंबर का इंतजार था और 6 दिसंबर को उन्होंने अपना वहां पर उसकी नींव रखी और बहुत सारे कार्यकर्ता उनके जो बाबरी मस्जिद में सहयोग करने के लिए पहुंचे, अपनी अपनी ईंटें लेकर के पहुंचे। तो कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल का एक माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। माहौल खराब करना मतलब मस्जिद बनाने से माहौल खराब नहीं होगा। माहौल खराब होता है जब बाबरी मस्जिद के नाम पर काम किया जाता है, क्योंकि बाबर हमारे देश का हीरो नहीं है, बाबर हमारे देश का विलन है, एक आक्रांता है। बहुत सारे मंदिर उसने तोड़े, बहुत सारे हिंदुओं की उसने जान ली और यहाँ पर जबरदस्ती उसने तलवार के बल पर अपना शासन चलाया। तो ऐसे में अगर कोई पॉलिटिशियन या किसी राजनीतिक दल से कोई व्यक्ति बाबरी मस्जिद की बात करता है या बाबरी मस्जिद की वकालत करता है, तो ये कहीं न कहीं अपने आप में घृणित मानसिकता को दर्शाता है और इससे कट्टरपंथ को बल मिलता है और इससे कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा पश्चिम बंगाल के अंदर है वो खराब होने का संदेशा पैदा होता है। तो बाबर को तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हीरो बनाया जा रहा है,
और अभी तक ममता दीदी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हालांकि बीजेपी जो है वो लगातार पलटवार कर रही है, लेकिन ममता दीदी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। संदीप जी, देखिए अनीता जी, इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से टीएमसी बंगाल के अंदर राजनीति करती है, टीएमसी का जो मजबूत वोट बैंक है, टीएमसी का मजबूत वोट बैंक है, वहां पर मुस्लिम भी है। इसलिए कहीं ना कहीं ये गले की हड्डी बन गए हैं ममता बनर्जी के लिए। ना तो वो मस्जिद को रोक सकती है, ना मस्जिद निर्माण को रोक सकती है, ना ही बाबर के नाम पर वो खिलाफ जा सकती है। बिल्कुल ऐसे में देखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी या टीएमसी किस तरीके से आगे अपना स्टेप लेंगी और किस तरीके से चीजों को हैंडल करेंगी, क्योंकि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का चुनाव भी है, जिसे हिंदू मुस्लिम रंग अगर दिया गया तो बीजेपी हो सकता है टीएमसी पर भारी पड़ जाए। तो इस बार लग रहा है कि बीजेपी भारी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव होने वाला है और चुनाव को देखते हुए धार्मिक एजेंडा लगातार अब ये बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ रामलला है और दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। तो ये चुनाव के लिहाज से कितना खास है संदीप जी? देखिए अनीता जी, मैं आपको प्रॉपर तो नहीं सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव से संबंधित आपका सवाल है कि चुनाव में क्या बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका बिल्कुल निभा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव में मंदिर मस्जिद की जब बात आती है, हिंदू मुस्लिम की जब बात आती है, तो वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है और ये चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है। क्योंकि टीएमसी की जो सरकार आप पश्चिम बंगाल के अंदर देखते चले आ रहे हैं, वो अभी तक अकेले मुस्लिम वोट बैंक के दम से नहीं थी, उसमें सभी का वोट बैंक था। तब जाकर के ममता बनर्जी को वहां पर ताकत मिली और वो मुख्यमंत्री बनी। अगर वहां का वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो जाता है, मुस्लिम वर्सेज हिंदू हो जाता है, तो मुझे लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का सफाया करके बीजेपी की वापसी हुई थी, जिस तरीके से आपने बिहार के अंदर देखा जब चुनाव इस तरीके का होता है, हिंदू मुस्लिम बनाम मंदिर मस्जिद बनाम होता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी या बीजेपी अलायंस दूसरे दलों पर भारी पड़ते हैं। अगर इस तरीके से बंगाल का चुनाव होता है तो मुझे लगता है बीजेपी बाजी मार सकती है और टीएमसी को मुंह की खानी पड़ सकती है। बिल्कुल। संदीप जी, मेरी आवाज आपको आ रही है अब? आपकी आवाज मुझे आ रही है, लेकिन बीच बीच में पता नहीं ब्रेक होती है आपकी आवाज। टेक्निकल टीम से मैं कहूंगी जरा एक बार देख लें। मेरा एक और सवाल आपसे है कि बाबरी मस्जिद रखी जा रही है, मंदिरें रखी जा रही है, पर अस्पताल नहीं बन रहे हैं, स्कूल नहीं बन रहे हैं। हमारी राजनीति यहाँ से नहीं होती है, ऐसा क्यों? देखिए अनिता जी, अगर हम बाबरी मस्जिद की और इस चीज पर राजनीति का ध्यान दें, तो जो हुमायूं है, पूर्व में जो टीएमसी के विधायक भी रहे हैं, जी इस बार टीएमसी ने उनका टिकट काट दिया था और उन्होंने इस तरीके की राजनीति की। उनको लगा कि ये मुस्लिम क्षेत्र है और वहां से वो फिर से विधायक बन सकते हैं अगर टीएमसी टिकट काट दिए तब भी। तो उन्होंने इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं अपने वोट बैंक को मस्जिद के नाम पर लामबंद करूं, इकट्ठा करूं और सबको मैसेज दूं कि टीएमसी भी हमारी हितैषी नहीं है, टीएमसी मुसलमानों के साथ नहीं है, टीएमसी हमारी मस्जिद के साथ नहीं है। और उन्होंने अपने चुनाव जीतने के लिए और जितनी पॉपुलरिटी उनको चाहिए थी, देखिए आज पूरे देश में हुमायूं जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का निर्माण बिल्कुल करने की बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं, और राजनीति के हुमायूं बीच के में पास तो उन्होंने अभी अपनी कोई एक जगह पार्टी नहीं बनाई है है और संदीप कहीं जी। ना कहीं वो अपनी राजनीति में सफल होते दिखाई दिए। हुमायूं के पास अभी तो कोई पार्टी नहीं है, टीएमसी से उनको निकाल दिया गया है, तो आने वाले समय में वो चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए जिस तरीके से उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, मुझे लगता है वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि ऐसे विवादित काम करने वाले व्यक्ति को ना कांग्रेस टिकट देगी ना कोई दूसरा दल टिकट देगा। हाँ, बिल्कुल एक बिल्कुल पार्टी जरूर है, ऐसी पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी उनको वहां से टिकट दे सकते हैं और जिस तरीके से असदुद्दीन की पार्टी ने बिहार में प्रदर्शन किया, 5-6 सीटें वो जीत करके 5 सीटें वो जीत करके आए हैं, इसी तरीके से मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के अंदर भी असदुद्दीन ओवैसी ऐसे कट्टर कार्यकर्ताओं को लेकर के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और अपनी उपस्थिति बंगाल में भी दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक पर्टिकुलर जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया है और ऐसे में चुनाव भी आने वाला है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर आ सकती है, तो हो सकता है वो उस पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। संदीप जी, देखिए मुझे लगता है अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर आती है, वो मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ती है, तो जी ऐसे में टीएमसी और जो भी मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, इसका फायदा कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक के बंटने से बीजेपी को मिलेगा, बीजेपी अलायंस को मिलेगा और बीजेपी इस बार मुझे लगता है बंगाल चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद संदीप जी।
बता दें कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर लगातार बवाल बढ़ता ही जा रहा है और अस्पताल स्कूल का निर्माण भी होगा, ये बीजेपी नेता का कहना है। अमेरिका के अलास्का और कनाडा के यूक्रेन इलाके के बॉर्डर के पास की धरती शक्तिशाली भूकंप से कांप उठी है। बता दें कि अमेरिका में जो भूकंप की तीव्रता दर्ज की गई है वो 7.0 रही है और ऐसे में भूकंप का केंद्र जो था वो अलास्का था, 370 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और यूक्रेन के साथ ही लगभग 250 किलोमीटर पश्चिम में भी था। ऐसे में भूकंप आया है और इसको देखते हुए तेज झटकों के बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक जान माल के नुकसान की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। नेचुरल रिसोर्सेज कनाडा के अमेरिका में शक्तिशाली भूकंप आया और ऐसे में जो भूकंप की तीव्रता नापी गई हो 7.0 रही है और ऐसा नहीं लग रहा है कि अब अधिकारी कह रहे हैं कि भूकंप करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था और इसके कई छोटे छोटे जो ऑटर शॉप थे वो तेज झटकों के बावजूद भी अधिकारियों ने सुनामी का खतरा नहीं बताया। ऐसे में सुबह सुबह ये भूकंप आया है और अलास्का में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं जो भूकंप की तीव्रता थी वो 7.0 मापी गई है। फीफा विश्व कप 2026 की तैयारियां जोरों पर है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित समारोह में टूर्नामेंट का फुल शेड्यूल जारी हुआ है और आगामी विश्व कप संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में 48 टीमें भाग लेंगी, जो इसे इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप बनाता है। 38 दिनों तक चलने वाला टूर्नामेंट की शुरुआत 11 जून को मैक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित स्टेडियम में खेली जाएगी और यहाँ पर ओपनिंग मैच में मैक्सिको और साथ ही साउथ अफ्रीका आमने सामने होगा और ये स्टेडियम 1970 और साथ ही 1986 के विश्व कप में उद्घाटन मैचों की मेजबानी कर चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका अगले दिन यानी कि 12 जून को लॉस एंजलिस में पेरू के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, जबकि कनाडा की टीम टोरंटो में यूएफए और साथ ही अपने खिलाफ विजेताओं के साथ ये मैच फीफा का मैच अवार्ड तैयार किया। ऐसे में फीफा विश्व कप 2026 की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से है। दिल्ली में बीते दिनों हवा बेहद ही प्रदूषित रही और 24 घंटे का औसतन AQI जो है वो 330 दर्ज किया गया, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों के बावजूद राजधानी पिछले 1.5 महीने से जहरीली हवा की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाई है। सबसे अधिक समस्या जो अस्थमा मरीजों और बुजुर्गों को हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी आज भी प्रदूषण की चपेट में रही और CBCB के समीर बता दें आपको कि इस ऐप के अनुसार 40 में से 31 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI जो है बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। नेहरू नगर के AQI की अगर बात की जाए और मुंडका की, तो यहाँ पर 300 के पार था। AQI 335 दर्ज किया गया है। ज़्यादातर स्टेशनों पर जो स्तर था वो 300 के ऊपर बना रहा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान जो 24 डिग्री सेल्सियस रहा। IMD के मुताबिक आसमान वांशिक रूप से बादलों से ढके रहेगा और वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों तक AQI इसी स्तर के आसपास बना रहेगा। दिल्ली में अक्टूबर से प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब और बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।